हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विजिबिलिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टू इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं उनको। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2-3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन हमारे डेली लाइफ में यूज लगते हैं उन्हें। हमने रियल एंड अपरेंट एफ पढ़ा। उसके बाद अब एक टॉपिक हम आज कर रहे हैं जिसका नाम है विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब कई बार एक्वेरियम वगैरह अगर आपने देखा हो या आपके पास हो, आपके घर में रखा हो आपने, तो एक्वेरियम में जो फिशेस होती हैं उनकी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉन्ड हमने ले लिया या टैंक ले लिया, वाटर टैंक, और ये एक फिश है इसके बीच में। तो इस फिश से जो, अब आपको पता है, देखो एक ये मीडियम है वाटर, ठीक है, ये जनरली ग्लास का बना होता है, तो ग्लास एक मीडियम हो गया और एक मीडियम बाहर है एयर। इस तरह से ये 3 मीडियम हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ग्लास, वाटर एंड एयर। अब जब आपके पास इस तरह से आप यहाँ से देखते हो, तो जैसे एक रेज यहाँ से आ रही है ऐसे, तो अब आपको पता है कि ये वाटर इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयर मीडियम। तो व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे टू द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होती है, ठीक है, ये इस तरह से। जब आपके पास दूसरी रेज आ रही है जो कि ग्लास पे बेंड कर स्ट्राइक कर रही है, लेट अस सपोज ऐसे, तो ये जो रेज हैं ये अब वाटर इज अ रेयर एंड ग्लास इज अ डेंसर, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हैं। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने पर ये इस तरह से, तो जब आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस तरह से आप यहाँ से देख रहे हो, मान लीजिए जब आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर एक इमेज इस फिश की यहाँ पे दिखने लगेगी और एक इमेज इस फिश की यहाँ दिखने लगेगी। तो इस तरह से आपको 2 इमेजेस सेम फिश की दिख जाएंगी, तो आपको मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये आपने याद रखना है, समझना है इस चीज़ को कि किस तरह से ये काम कर रहा था, ये जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी। तो इस तरह से आपको मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। अगर मीडियम और थोड़ा एंगल पे हो तो वो और ज़्यादा बन जाती है इमेजेस इसकी। अगर 2 या 3 इमेजेस तो नॉर्मली एक फिश की दिखी जाती है एक एक्वेरियम में। तो ये है विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस। इसके बाद कुछ और फिनोमिनन भी है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी इसी तरह का एक फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये बचपन से पढ़ते आए आप, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, कि क्यों रात को ऐसा लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या फिनोमिनन वर्क करता है वो भी डिस्कस करते हैं अभी। एक्चुअली क्या होता है कि जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो अलग अलग इस तरह से होती है। जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है ये, तो सरफेस के ऊपर लेयर्स ऐसे, एयर की जो लेयर्स हैं वो ऐसे करके होती हैं, ठीक है बात। अब मान लीजिए यहाँ पे है स्टार, स्टार जो है आपका इस तरह से है। तो जब ये स्टार से जो रेज आ रही हैं वो रेज इस तरह से जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, जैसे ये रेज आई मान लीजिए, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगी, अब आपको पता है जो बाहर तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो इसका मतलब वहां तो रेयरर मीडियम हुआ। जैसे जैसे अर्थ की तरफ को आते जाते हैं वो डेंस होता जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स अर्थ के सरफेस के थोड़े से डिस्टेंस पे ज्यादा डेंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है 4 to 5 किलोमीटर्स में काफी डेंसिटी होती है एयर की, तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जब रेज ऐसे आएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। जब आप यहाँ बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ये ऐसा लगता है कि ये इस तरह से स्टार यहाँ जैसे है।
अब क्या हुआ कि ये स्टार, मगर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मोबाइल है, वो हिलता रहता है क्योंकि हवा है ना, हवा तो जो है वो मूवेबल है, वो तो हिलती रहेगी सरफेस, उसका एक जगह थोड़ा स्टेबल थोड़े ना है। तो हवा जो है वो मूवेबल है, तो इस वजह से ये हिलता रहता है एटमॉस्फेयर। तो आपको कभी लगता है कि स्टार, अब क्योंकि बहुत दूर की बात हो रही है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा ऑब्जर्व हम एक्यूरेट कर नहीं पाते, तो ऐसा लगता है कि समटाइम स्टार है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। तो वो एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये भी लाइट का ही एक तरह का हमें इल्यूजन है। इसके बाद और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल है इसका मिराज। तो मिराज वगैरह है, जैसे मगर वो उसके फर्दर कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी बताता हूँ आपको। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे हम पढ़ रिफ्रैक्शन रहे हैं, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक तरह से इसी फिनोमिनन का फर्दर एक्सटेंशन है। TIR भी बोलते हैं इसको, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखिए हमारे पास इस तरह से ये डेंसर मीडियम है, लेट अस सपोज, और ये रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस आ रही है, जो रेज आ रही हैं, वो रेज जब आपको पता लग गया कि जब ये रेज डेंसर से रेयर में आएंगी, तो ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से अवे चली जाएंगी, अवे टू द नॉर्मल, ठीक है। दे बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हो रही हैं। अच्छा, आपने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, मान लीजिए इस तरह से आपने इसको और बढ़ाया, तो और बढ़ाने पर ये रेज और ज्यादा बेंड हुई इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसके एंगल आई को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हो, मान लीजिए। तो अगर अब की बार आपने जो एंगल आई है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज किया है कि वो जो आर था वो 90 डिग्री ही हो गया, मतलब ये इसी तरह से, इसी रेज इसके पैरेलल ही चली गई। सॉरी, जिस एंगल पे ऐसा होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है। याद रखनी ये बात। फिर आपके पास फर्दर आपने इसको इंक्रीज किया है। अब जब आप इसको और इंक्रीज करोगे तो अब दिखती बात है कि अब की बार आई जो है वो सी से भी बड़ा होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। ऐसा करने पर जो आर है वो भी 90 से बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स वो इसी तरफ को हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वो स्टेज आ गई जब आपके पास जिस तरफ से रेज आ रही थी, जिस मीडियम से रेज आ रही हैं, उसी मीडियम में वापस चली जा रही है। तो दैट मीन्स अभी मीडियम नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्शन हो गई है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंडीशंस फॉर TIR, तो पहली कंडीशन तो ये है कि द ऑब्जेक्ट शुड लाइज इन डेंसर मीडियम। पहले तो ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल की, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल आई,
तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये लेकिन ये हो जाता है, और ये फिनोमेना ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह में लगता है, और जो कि आजकल बहुत यूज हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग जियो फाइबर सुन रहे होंगे या आप यूज भी करते होंगे काफी लोग। तो जियो फाइबर जो है वो फाइबर यही चीज है, ठीक है ना, इसी तरह से वर्क करता है। इसी तरह से जो जो सिग्नल है वो इसी तरह से लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड किया जाता है, मल्टीपल सिग्नल्स, ठीक है ना, बहुत सारे करोड़ों सिग्नल्स एक साथ में। तो वो सब इसी इसी फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम इस क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशन भी डिस्कस करते होते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। relation between critical angle and refractive index। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालेंगे अभी हम। तो देखिए स्नेल्स लॉ लगेगा अगेन, क्योंकि ये फिनोमेना तो रिफ्रैक्शन से ही शुरू हुआ। तो आपको सबको पता है आपकी कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मीडियम का भी ध्यान रखना है आपने। मीडियम जो है वो वन, ये एयर है ऊपर, या वन मीडियम, और ये मीडियम टू। तो रेज जो है वो टू से वन को जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। ये मीडियम टू है लेट अस सपोज, और ये मीडियम वन, ठीक है। तो रेज जो है वो टू से वन को जा रही है, ये ध्यान रखना है आपने। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो n1 अपॉन n2, ठीक है। अब आपके पास अगर वन जो है वो एयर है, तो ये हो जाएगा इफ n1 इज इक्वल टू वन, एयर के लिए ना वन होती है वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो n2 को हम n मान लेते हैं। n कुछ भी हो सकता है ना, वाटर हो सकता है या ग्लास हो सकता है या कुछ भी। तो इसका मतलब हुआ कि साइन आई ओवर साइन आर हो गया 1/n। अब व्हेन कंडीशन क्या थी कि व्हेन i इज इक्वल टू c, जब i c हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपने कंडीशन पढ़ा अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ क्रिटिकल व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन r इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दैट केस हमारे पास क्या बन गया, साइन c अपॉन साइन 90 is equal to 1/n, which means sin c is 1/n। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये एक ऐसा रिलेशन है जो और कई सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो राइज कराता है यहाँ पे, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, या शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स। तो वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। क्रिटिकल एंगल का पता लग गया मान लीजिए आपको, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो वो क्रिटिकल एंगल्स के ऊपर आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल कहाँ से आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएगा। जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उस हिसाब से क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना बात। तो ये n जो है वो बढ़ता है तो c कम हो जाता है। जैसे कि डायमंड की बात हो रही थी, तो डायमंड जो है वो एक डेंसर मीडियम है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होने वाला है। जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा और वो बहुत आसानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। जब उसकी TIR बहुत आसानी से हो जाएगी तो वो स्पार्कल करेगा, तो इसीलिए डायमंड स्पार्कल्स। सही बात है, तो जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था आपको। तो इसकी एप्लीकेशंस में वो डिस्कस कर लेते हैं वैसे तो, लेकिन ये याद रखना है आपने, TIR एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है बात। अब हम इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैं भी आपसे कह रहा था कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एक इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है। तो नंबर 1 हम पहले वही कर लेते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ
डायमंड। आपको सबको पता है कि डायमंड जो है वो चमकते हैं और उनके चमकने के पीछे इसी का यही फिनोमिनल वर्क करता है। डायमंड जो है उसको कुछ इस तरह से कटिंग की होती है उसकी कि उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग जोन्स बनते हैं। जब रेज आती हैं इसके अंदर और किसी सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस जाती हैं तो ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जब इसका सी बड़ा हो जाता है तो ये अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं जाती सर्फ को, और फिर दूसरे सरफेस पे, फिर तीसरे पे, ऐसे करके अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन लगती है उन्हें और वो लाइट की वजह से वो चमकने लगता है। अब ये जो डायमंड है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 होता है, ठीक है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस डायमंड। तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो लगभग 24 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो बस इतना सा एंगल चाहिए हमें कि इसको रिफ्रैक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बदलने के लिए। तो इस तरह से ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इसका एक एग्जांपल है। इसी तरह से एक एग्जांपल है शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स। शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स, एयर बबल्स जो वाटर के अंदर है वो शाइन करते हैं सम टाइम। तो उसमें भी ऐसा ही है, जब आपके पास बबल पानी के अंदर है, ठीक है, तो जब रेज आती हैं और इसके सरफेस पे टकराती हैं और अगर ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, इंसिडेंस एंगल जो है, और फिर ये तो इसकी TIR हो जाएगी, मतलब सरफेस के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एयर बबल्स बाहर भी हो सकते हैं, जैसे सोप बबल्स वगैरह, वो भी शाइन करते हैं। तो जनरली इस केस में भी इसी तरह से वो शाइनिंग लग पड़ती है उसमें आने, ठीक है। एयर बबल के केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो 48 डिग्री 45 मिनट्स के आसपास होता है। इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 48 डिग्री 45 मिनट्स के आसपास है, क्योंकि एयर जो है उतना डेंसर, ये वाटर और एयर उतना डेंसर मीडियम में नहीं बनता, इसलिए ऐसा है कि इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। तो ये उतना नॉर्मली नहीं ऑब्जर्व होता, लेकिन सोप बबल्स वगैरह के केस में ये ऑब्जर्व हो जाता है फिनोमेना। इसके बाद तीसरा है मिराज, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में मिराज। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, इल्यूजन आप समझते हैं ना, तो ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये जनरली डेजर्ट्स में जहां बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंडी जगहों पे भी बनता है, ठीक है। मिराज हॉट प्लेसेस और कोल्ड प्लेसेस दोनों पे बन जाता है। जब आप कभी ट्रैवलिंग पे हो तो आप देखना कहीं सड़क पे दूर आपको ऐसा लगता है कि पानी जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप और अप्रोच करते तो वो उतना डिस्टेंस और आगे दिखने लगता है, तो उसी को मिराज बोलते हैं, ठीक है। तो मिराज जनरली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। और ये कैसे वर्क करता है देखिए, इस तरह से मान लो एक ट्री है हमारे पास, ये ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, और अब इस तरह से हमारे पास सरफेस के 7 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, एयर की लेयर्स में से। जहां पे बहुत गर्मी होती है वहां पे जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है, उसकी वजह से जो एयर है वो हल्की हो जाती है, दैट मीन्स वो रेयर हो गई, ठीक है। हम बिल्कुल साथ वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स था वो कुछ और फिनोमेना था, वो एटमॉस्फेयर की पूरी की बात हो रही थी। यहाँ पे सिर्फ एक लेयर की बात हो रही है, हम ट्रोपोस्फियर में ही हैं, ठीक है, हम बाहर नहीं जा रहे एक तरह से। तो यहाँ पे जो सरफेस के साथ वाली हवा है वो गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से वो रेयर कंसीडर की जाएगी अब, ठीक है। और ऊपर ऊपर वाली लेयर जो है वो ठंडी होती है। आपको पता है जैसे आपके अगर मल्टी स्टोरी में आप रह रहे हैं तो तीसरी चौथी मंजिल पे हवा थोड़ी ठंडी होती है, और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर हवा ज्यादा थोड़ी गर्म होती है गर्मियों के दिनों में। तो वो जो हवा है वो जो ऊपर वाला सरफेस है, जो एयर का ऊपर वाली लेयर है वो डेंस कंसीडर कर रहे हैं हम, और जो नीचे वाली लेयर है वो रेयर कंसीडर कर रहे हैं, मैंने रीजन बताया। और ये फिनोमेना मिराज जो है, हम मिराज को डिस्कस कर रहे हैं। मिराज एक्चुअली है ही फिनोमेना गर्म या ठंडी जगहों का है, ठीक है, ये बहुत हॉट जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से जो रेज आती है, जैसे इससे जो टकरा के या क्लाउड से जो रेज आ रही हैं, वो इस तरह से जब रेयर डेंसर से रेयर में आएंगी तो ये आपको पता है, जैसे जैसा भी अभी मैंने बताया कि इस तरह से अवे टू द नॉर्मल, ठीक है, ये अवे टू द नॉर्मल, बाहर वाला डेंसर कंसीडर हो रहा है और अंदर वाला रेयर, तो ऐसे अवे टू द नॉर्मल, फिर और फाइनली अवे टू द नॉर्मल, और एक स्टेज के बाद वो रिफ्लेक्ट ही कर जाती है। जब ये एंगल I ग्रेटर देन C हो जाता है तो ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे जब भी जो कोई भी यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये रेज इधर से आ रही है।
तो जब इधर से आ रही है तो यही सारी इसी का ऑब्जेक्ट का इसी की इमेज जो है वो हमारे पास इस तरफ बन जाती है, इस तरह से इस तरफ इमेज बनने लगती है और वो इमेज जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये यहाँ कहीं है, ठीक है, और आप इसकी तरफ को जाओगे, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ होगा नहीं और ये इमेज कहीं और बन रही होगी तो आप उधर को जाओगे, तो इसको इल्यूजन, इसको बोलते हैं मिराज, ठीक है। तो ये मिराज जो है ये हॉट रीजन और कोल्ड रीजन दोनों का ही फिनोमिना है। जो मिराज हॉट रीजन्स में बनते हैं उनको इंफीरियर मिराज बोलते हैं, ठीक है, जो हॉट रीजन के मिराज हैं, और जो कोल्ड रीजन के मिराज हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर मिराज, सुपीरियर मिराज। इनको लूमिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लूमिंग, ये भी याद रखना है आपने, इंफीरियर मिराज और लूमिंग, सही बात है। तो इस तरह से ये मिराज का कॉन्सेप्ट है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल एंगल के साथ कॉन्सेप्ट था। अपना क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना एक रिलेशन वेवलेंथ के साथ भी है, आगे चल के आप पढ़ोगे डिस्पर्शन में, ठीक है, इससे अगला चैप्टर जो डिस्पर्शन है उसमें ये कंसेप्ट सामने आता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ से भी जुड़ा होता है। तो क्या रिलेशन आता है, देखिए, एक ना लॉ है कॉशीज फॉर्मूला, ठीक है, कॉशीज फॉर्मूला, कॉशीज फॉर्मूला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरह से वेरी करता है, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4 प्लस सो ऑन, ऐसे, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ये तो चलो हायर ऑर्डर चला गया ना, इसको हम छोड़ देते हैं, तो हम यही कंसीडर करते हैं। तो जैसा जैसा भी अभी आपने पढ़ा कि साइन सी क्रिटिकल एंगल इज 1 अपॉन n, ठीक है, तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर व्हिच मींस लैम्डा स्क्वायर। तो क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है कि वेवलेंथ का भी रोल है, ठीक है, जो वेवलेंथ, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा आएगा उस केस में, तो वो उतना ज्यादा TIR नहीं करेगी, लेकिन जो छोटी वेवलेंथ वाली हैं वो ज्यादा जल्दी TIR करेगी क्योंकि उनका क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी याद रखना है आपने, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और जो लास्ट फिनोमिनन है TIR का वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स भी इसी तरह से वर्क करते हैं। मैंने आपको शुरू में अभी डिस्कशन में बताया कि ऑप्टिकल फाइबर्स काफी यूजफुल हो गए हैं आजकल, ठीक है। आपने देखा है कि किस तरह से जियो फाइबर, एयरटेल के फाइबर आ रहे हैं, BSNL वालों ने भी फाइबर यूज किया बहुत पहले से ही। तो जो लैंडलाइन फोन्स थे उनको भी फाइबर्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो ऑप्टिकल फाइबर भी इसी तरह से वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो पाइप है, जो भी तार डलती है वो भी आपने देखी होगी अलग अलग कलर की, जब सड़कों की साइड में खुदाई करके इस तरह से पाइपें डालते हैं, ठीक है, कोई रेड कलर कोई येलो कलर इस तरह से, तो या जनरली ऐसे तो ब्लैक कलर होता है लेकिन उसके बाहर वो लगा देते हैं उसको कवर को। तो ये इस तरह से एक मीडियम बनाया होता है, ठीक है, और इसके अंदर फाइबर भरा होता है सारा। फाइबर मतलब जैसे ग्लास के रेशे या इस तरह से वो भरे होते हैं, तारे नहीं होती, ठीक है ना, तारे नहीं होती, वो फाइबर होता है। तो फिनोमिनन ये है कि देखो कंडीशन क्या है, TIR की कंडीशन है कि द ऑब्जेक्ट शुड लाइज इन डेंसर मीडियम, ठीक है ना, या रेज शुड कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेज आनी चाहिए और फिर रेयरर मीडियम को जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे जो कोटिंग कर रखी है, ये कोटिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, तो इसको जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम क्लैडिंग, और जो अंदर है उसको बोलते हैं कोर। तो ये जो क्लैडिंग है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.458 और जो कोर है इसका है 1.440। तो इस तरह से, तो अब आपके पास कोर का 458 है और इसका है 440, ठीक है। अब ये जो रेस है वो डेंसर से आएगी, दैट मींस कोर डेंसर हो गया, देखिए 58 है और ये 40 है, तो ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। तो जैसे रेज आएंगी
और एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल स्ट्राइक करेंगी, ये इस तरफ को ही बेंड हो जाएंगी, फिर से स्ट्राइक करेंगी, फिर इस तरह से और बाहर सिग्नल। ठीक है, तो ये मल्टीपल सिग्नल्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सिग्नल, कई सारे सिग्नल्स, क्योंकि हर किसी का अपने इस पे आएगा एंगल पे और बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स जो है वो एक टाइम पे एक साथ जो है वो आप चला सकते हैं। ऐसे अच्छी क्वालिटी की फाइबर हो तो उसमें मल्टीपल सिग्नल्स एट द सेम टाइम, इसीलिए ये कॉस्टली भी कम है और आपको पता है कि ये सस्ता पड़ता है। तो ये सस्ता इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि ये एक जो सिंगल दो एरो वाली है वो दूसरी रेज है, ठीक है, और सिंगल एरो वाली सिंगल रेज है, इस तरह से। तो ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, ऐसे कई सारी रेज एट द सेम टाइम। तो सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा जैसे वॉइस है या जो भी सिग्नल है उसको लाइट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ट्रांसमिट कर देंगे बहुत दूर दूर तक, बड़े मतलब बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये सब कुछ चलता है। जितना भी ये डाटा का कंसेप्ट चल रहा है 3G 4G 5G ये सब इस ऑप्टिकल फाइबर्स का ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन में बहुत काम आ रहा है। इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते इसको यूज करते हैं, उसमें सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये एक ऑपरेटर्स होता है, वो उस सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर देता है और फिर बाद में वापस पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के मल्टीपल यूजेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो वापस रेज के ऊपर है, यानी कि स्फेरिकल सरफेसेस जो रिफ्रैक्शन करती हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर, सॉरी कन्वेक्स और कनकेव सरफेसेस के ऊपर। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ये सारे आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इसको लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के जो वीडियोस हैं वो भी आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए हर जो भी हम डालते हैं वीडियोस, तो आप इसको नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि हम कब नया नया वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए साथ साथ में हमारे इसको फॉलो करने की, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को साथ में फॉलो करेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।